कार्टेशियन टेंसर्स। लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के उनको लेके हमने डिफाइन किया वेक्टर स्पेस। तो एक पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में और वेक्टर स्पेस में। तो हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हैं वो पहले डिफाइन करने हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। ठीक है। फिर हम हर वो चीज़ जो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, यानी कि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में लेके जाएं अगर आप वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, वो फॉलो करता है तो वो हमारे पास वेक्टर होगा। तो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी आती है और आपने चेक करना है कि वो क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को फॉलो करता है। अगर वो फॉलो करता है तो वो वेक्टर है। तो अब हम लेंगे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे पास ये कार्टेशियन टेंसर है। तो ये हमारे पास जनरल जो होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले एक सिंपल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको लेके हम टेंसर्स डिफाइन करते हैं। इस केस में हम जो रोटेशन लेंगे वो पैसिव रोटेशन है। पैसिव रोटेशन का मतलब ये है कि हम रोटेशन देखेंगे कोऑर्डिनेट्स की, ना कि हम वेक्टर की। एक्टिव रोटेशन होती है कि आपके पास कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं, हम रोटेट करते हैं वेक्टर को। लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर करें पैसिव रोटेशन, और पैसिव रोटेशन है कोऑर्डिनेट रोटेट हुआ है जबकि वेक्टर हमारे पास यहाँ पे फिक्स है। तो आर मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एक्स वाई जी, और एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम में इसे कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स प्राइम वाई, इसके हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी जी प्राइम। तो मैं सिर्फ एक टेबल बना रहा हूँ, और टेबल हमारे पास ही है कि मैंने एंगल ऑफ कोसाइन, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एक्स वाई जी एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, ये मैंने नोट डाउन करने हैं। चूंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दोनों के तीन तीन है, तो हमारे पास टोटल जो एंगल्स बनेंगे वो बनेंगे 9। जैसे कि ये एक्स और एक्स प्राइम में हमारे पास एक एंगल होगा, एक्स और वाई प्राइम में हमारे पास एक एंगल होगा, और एक्स और जी प्राइम में हमारे पास एक एंगल होगा। ठीक है। इस तरह ये तीन एंगल ये हो गए। इस तरह मेरे पास वाई और वाई प्राइम में एक एंगल, और y और z प्राइम में मेरे पास दूसरा एंगल होगा, और y और x प्राइम में मेरे पास एक अलग एंगल होगा। तो इस तरह मैंने लिस्ट डाउन किया है। तो L1 का मतलब हमारे पास था x और x प्राइम में एक एंगल, और y और x प्राइम में m1 एंगल कोसाइन एंगल है, और z और x प्राइम में हमारे पास n1 एंगल है, कोसाइन एंगल है। एंगल का कोसाइन लिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 है, या फिर यहाँ पे कॉस अल्फा है तो यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू M1 है। तो हमने रिलेशन फाइंड करना है कि आपके पास अगर रिलेशन क्या है एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, सिस्टम में अगर आपने इस वेक्टर को लिखना है तो उसके दिमाग में रिलेशन क्या होगा। ठीक है। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ आर इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमारे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी, और दूसरा एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये हमारे पास रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यूनिट बेसिस है अलोंग एक्स वाई जी। तो आई हमारे पास अलोंग है एक्स, जे हमारे पास अलोंग है वाई, के हमारे पास अलोंग है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम हमारे पास बेसिस हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम के अलोंग। याद रहे बेसिस को हम डिफाइन करते थे कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, और इनके सेल्फ प्रोडक्ट हमारे पास वन है, और इसके अलावा जहाँ भी आप ये सेट है हमारे पास बेसिस का ये सेट है। ठीक है। तो इनका इट सेल्फ डॉट वन होगा, और अदर देन सेल्फ हमारे पास जीरो होगा। इसी तरह हमारे पास इनका इन बेसिस का जो डॉट प्रोडक्ट है आई प्राइम का वो वन होगा, आई प्राइम डॉट जे प्राइम, आई प्राइम डॉट के प्राइम, ये हमारे पास जीरो होगा। तो ये रहा मेरे पास इक्वेशन। आर आर दोनों में सेम है, क्योंकि रियलिटी आपको पता है चेंज नहीं होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने से। तो मेरे पास ये वेक्टर आर, अगर आप देखें इसे एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मेरे पास ये है। तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए ये हैट चूज नहीं करा, तो आप ऑब्वियस समझें कि ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे हैट है।
तो आई एक्स जे वाई और प्लस के जी, यानी कि ये हमारे पास आर की रिप्रेजेंटेशन है इन एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हमारे पास आर की रिप्रेजेंटेशन है इन एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये दूसरी बेसिस हैं आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम बेसिस में। तो ये दोनों में सेम होगा, क्योंकि अगर आप एक ऑब्जेक्ट जा रहा है किसी रोड पे, यानी कि एक आप बाइक की वेलोसिटी देखते हो, ठीक है, बाइक है और आप देखते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के लिए आप उसके सेंटर ऑफ मास पे एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, लेट्स से वेक्टर का सिंबल है। तो अब अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसकी वेलोसिटी देखें, या फिर आप एक रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप इसकी वेलोसिटी देखें, वो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो बिल्कुल रियलिटी आपके पास सेम रहेगी। इसी तरह मेरे पास किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ये पोजीशन वेक्टर देखूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दोनों केसेस में मेरे पास वेक्टर सेम रहेगा। तो याद करें कि ये हमारे पास मोटिवेशन थी टेंसर्स की। तो अब डॉट प्रोडक्ट लें, आर डॉट आर का आई प्राइम के साथ, तो इस साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन है आई डॉट आई प्राइम हो गई, जे डॉट जे वाई प्राइम होगी और के डॉट आई प्राइम होगी। तो याद रहे कि ऑर्थोगोनलिटी एक सेट में एग्जिस्ट करती है, आई प्राइम की ऑर्थोगोनलिटी जे प्राइम और के प्राइम के साथ है, और आई की ऑर्थोगोनलिटी आई जे और के ये सेट के दरम्यान में। तो ये इसके साथ हमारे पास आई डॉट आई ये 1 हो जाएगा, आई डॉट जे ये 0 हो जाएगा, आई डॉट के ये 0 हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास 0 नहीं होंगे, ये हमारे पास सर्टेन एंगल आएंगे। तो आई डॉट आई प्राइम ये आई अलोंग एक्स है, आई डॉट आई प्राइम हमारे पास अलोंग एक्स प्राइम है। तो याद रहे कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स प्राइम। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये कुछ इस तरह से थी कि अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लेता हूँ ये, और ये यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास आई प्राइम, ये यूनिट वेक्टर है आई, तो इन दोनों का अगर मैं डॉट लूँ, आई प्राइम डॉट आई का, तो ये बनेगा आई की मैग्नीट्यूड आई प्राइम की मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो इनके दरम्यान में हमारे पास आ जाएगा सिर्फ कॉस, और ये इनके दरम्यान में जो एंगल है कॉस थीटा। तो ये है कोसाइन एंगल, कि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इस वजह से इनकी मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ कोसाइन एंगल में ही इंटरेस्टेड हैं डॉट प्रोडक्ट्स की वजह से। तो कोसाइन थीटा यानी कि एक्स और एक्स प्राइम के दरम्यान में जो एंगल है कोसाइन थीटा है वो है कोसाइन एंगल है वो L1 है, जे डॉट आई प्राइम में जो कोसाइन एंगल है M1 है, के डॉट आई प्राइम में जो एंगल है वो N1 है। तो इससे मैंने आपको शो किया कि ऑर्थोगोनैलिटी और सेल्फ प्रोडक्ट की वजह से सिर्फ हमारे पास एक्स प्राइम आ जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया आई डॉट आई प्राइम इज कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एक्स एंड एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप इस पूरी इक्वेशन का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें जे प्राइम के साथ, तो आर डॉट जे प्राइम हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन के साथ आई डॉट जे प्राइम जे डॉट जे प्राइम के डॉट जे प्राइम, और राइट हैंड साइड पे ऑर्थोगोनैलिटी और डॉट प्रोडक्ट की वजह से सिर्फ हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वाई प्राइम रह जाएगी आई जे डॉट जे प्राइम डॉट आई प्राइम 0, जे प्राइम डॉट के प्राइम 0 हो जाएगा। तो एक्स और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट में जो एंगल है L2 है कोसाइन एंगल, जे डॉट यानी कि वाई और वाई प्राइम में जो कोसाइन एंगल है वो M2 है, और z और y प्राइम में जो एंगल है वो है कोसाइन एंगल है वो N2 है। तो मेरे पास एक और ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब सिमिलरली आप दूसरी भी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो ये कि आप पूरी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन का मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, याद रहे कि ये वाली इक्वेशन है ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लें के प्राइम के साथ, तो के प्राइम के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे एग्जैक्टली आपके पास जेड प्राइम के लिए इक्वेशन आ जाएगी। तो ये रही इक्वेशन आपके पास एक्स प्राइम के लिए, ये इक्वेशन आपके पास वाई प्राइम के लिए, और ये जेड प्राइम के लिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपको ये लेके जाएंगी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये भी हमारे पास अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले गई, और ये भी हमारे पास ही है। तो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई।
तो ये मैंने अलग से लिख लिया है सेट ऑफ इक्वेशन को। एक्स प्राइम इज इक्वल टू विच डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जी, वाई प्राइम आल्सो डिपेंड अपॉन एक्स वाई जी, एंड जेड प्राइम आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई एंड जी, और साथ हमारे पास एंगल्स हैं। तो इसी इक्वेशन को आप लें दोबारा, इस इक्वेशन को, तो पहले पहले मैं जो आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम के साथ डॉट्स लिए थे, तो अब मैं सिर्फ मैं करूंगा इसके साथ आई का डॉट लूंगा। तो आई का डॉट लेंगे आप, तो ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से यहाँ पे आई का आप इस पूरी इक्वेशन के साथ डॉट लेंगे, तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो। जबकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई डॉट आई प्राइम, आई डॉट जे प्राइम और आई डॉट के प्राइम। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास ये। तो यहाँ पे मेरे पास x के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो L1 x प्राइम प्लस L2 y प्राइम और L3 z प्राइम। तो टेबल के मुताबिक याद रहे आपके पास जो एंगल था i प्राइम डॉट i के दरम्यान में L1 था, या फिर आप कहें कि x प्राइम एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के दरम्यान में हमारे पास ये था एंगल, और y प्राइम और x कोऑर्डिनेट के दरम्यान में L2 था, और k प्राइम यानी कि z प्राइम और एक्स कोऑर्डिनेट के दरम्यान में एंगल हमारे पास L3 था। इसी तरह आप पूरी इक्वेशन का लें डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, तो मेरे पास इस तरफ सिर्फ y रह जाएगा और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। और इस तरह अगर आप अ, पूरी इक्वेशन का आर वाली इक्वेशन का हमारे पास डॉट लें के साथ, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंपल ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये अगेन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन किससे है, पहले हमारे पास एक्स टू एक्स प्राइम थी, तो हमारे पास अब ये इन्वर्स है, और यहाँ पे हमारा है एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक्स से एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपने पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन ले जाएगी एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम, यानी कि एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पे मेरे पास पोजीशन वेक्टर अगर गिवन हो एक्स आई जे के बेसिस में, तो उसके ऊपर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको ले जा सकते हैं आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम बेसिस में। तो इसका इन्वर्स भी है कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने पहले आपको शो की है, कि अगर आपने प्राइम से एक्स कोऑर्डिनेट में जाना हो, जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली, तो प्राइम से मैंने एक्स अनप्राइम में जाना है, तो इस वजह से आप इसका लेंगे ट्रांसपोज, इसका लेंगे आप ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपको याद होगा कि रो से कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इसकी ट्रांसपोज लूँ तो ये बन जाएगा L1 L2 और L3, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आएंगे प्राइम्स आएंगे, तो इधर भी आप देख रहे हैं लीनियर कम्बिनेशन हमें यही बता रहा है, L1 L2 और L3 हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा। और जबकि हमें तो यहाँ पे चाहिए था इन्वर्स मैट्रिक्स, आपको याद हो कि यहाँ पे अगर आपने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन देख तो इन्वर्स मैट्रिक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में हमारे पास एक चीज़ ये ट्रू होती है, और वो ये है ये कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ ट्रांसपोज ले लेना हमारे लिए इनफ होगा। तो एक कंपोनेंट एग्जैक्टली हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म है वही हमें रिलेशन दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, जो मैंने पीछे आपको इक्वेशन में शो की थी। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन पूरा से तीन इक्वेशंस को सिर्फ एक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट किया मैट्रिक्स फॉर्म में, जिसमें एग्जैक्टली तीन इक्वेशंस हैं, फिर उसको कंप्रेस कर दिया इस वेक्टर फॉर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड करता है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होल्ड करता है, वो ये है। डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन वेक्टर, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया और उसकी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन देख ली। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जो वो पर्टिकुलर जो हमारे पास मैट्रिक्स ये था जो वो ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता होगा। तो मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि
हम पहले हमारे पास जो एक्चुअल पैरेलल कॉरस्पॉन्डेंस है वेक्टर स्पेस के साथ वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास वो वेक्टर स्पेस को यानी कि उसके सारे एग्जाम्स को होल्ड करता है, तो हम उसे कहते हैं वो वेक्टर है। हमने उसको पहली डिफाइन ही ज्योमेट्री उसकी ऐसे ही डिफाइन किया। तो अब अगर हमने देखना है कि कोई वेक्टर वो वेक्टर है या नहीं है, तो हमने देखना होगा कि क्या वो वही ट्रांसफॉर्मेशंस होल्ड करता है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स करता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करता है, वो ये है। ठीक है। तो जो वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड करेगी तो हम उसे कहेंगे वो वेक्टर है। ठीक। तो अगेन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लेने हैं क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। तो मेरे पास एक कार्टेशियन वेक्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक हमारे पास रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मेरे पास एक जो कंपोनेंट एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर वी के वो वी एक्स वी वाई और वी जी हैं। और एक और कार्टेशियन सिस्टम है जो मैंने पिछली स्लाइड में शो किया था, वो थोड़ा सा रोटेटेड है और उसमें जो हमारे पास कार्टेशियन है कंपोनेंट्स हैं वो वी एक्स प्राइम है वी वाई प्राइम और वी जी प्राइम है। तो दोनों सेट्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं रिलेटेड उनकी जो रिलेशन है आपस में, वो अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वेक्टर्स गिवन हो तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने जाना हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड करते हैं कि ए वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो अगेन मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये हमारे पास ए ये है। तो हर वो क्वांटिटी वेक्टर है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड करती है। तो ये मेरे पास वेक्टर तभी होगा जब इनके दरम्यान में ये ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करेगी। तो ये डेफिनेशन है। तो पहले हमने डेफिनेशन बनाई इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, उसमें देखी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कौन सा होल्ड करता है। तो अब जो जो क्वांटिटी वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड करेगी तो वो हमारे लिए वेक्टर है। तो ये क्वांटिटी v जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड करती है तो मेरे पास ये वेक्टर है। तो v प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास प्राइम्स हैं और ये प्राइम कंपोनेंट्स हैं और ये हमारे पास है अनप्राइम्ड है। तो ये दरम्यान में ये ट्रांसफॉर्मेशन ला है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स वेक्टर इक्वेशन। और ये मेरे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है अल्टरनेटिवली। तो अगर आप फिजिकल मोटिवेशन में जाएं तो अगेन मैं बता दूं आपको कि आपके पास अगर एक पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है, और आप उसकी जो मूव में वो है वेलोसिटी एक इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा एक्स वाई जी कह लें, और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जे जो रोटेटेड है। ठीक है। तो आप बेशक उसकी वेलोसिटी को एक्सप्लेन करें बेशक इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर थोड़े से रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेड वाले में करें या फिर आप ब्लू वाले में करें, तो उसकी वेलोसिटी आपकी इस चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। वो वैसे ही मूव करता रहेगा जैसे पहले मूव करता। आप बेशक रोड के दूसरे किनारे से देख लें उसकी वेलोसिटी, आप बेशक कहीं से भी देख लें, तो उसकी ये चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं उसके जो उसकी वेलोसिटी है जो रियलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह जो फिजिकल लॉज है हमारे पास इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन उन ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम है। तो इस जो नोटेशन को एक्स वाई जी को थोड़ा सा हैंडी करने के लिए वो हम क्या करते हैं एक रिप्लेसमेंट करते हैं और अलग नोटेशंस डिफाइन करते हैं। वो ये है कि एक्स वाई जी को मैं एक्स वाई जी नहीं कहूँगा बल्कि एक्स के लिए सिंबल मैं डिनोट करूँगा x1, वाई के लिए सिंबल डिनोट करूँगा x2 सब्सक्रिप्ट में, और z के लिए मेरे पास x3। ठीक। और इस तरह एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम के लिए जो मैंने सिंबल मुख्तस किए हैं वो ये हैं x1 प्राइम x2 प्राइम और x3 प्राइम। तो इसके लिए भी अगेन एक्स वाई जी की जगह पे हम 1 2 3 रिप्लेस कर देंगे, वो एक्स वाई जी की जगह पे यहाँ पे भी 1 2 3 आ जाएंगे। जबकि जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है हमारे पास उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ये A1 1
और A12 A13 A21 A22 A23, तो ये हमारे पास L1 है, L2 L3 है, ये M1 M2 M3 है, ये N1 N2 N3 है। तो इस तरह जब आप इस नोटेशन को चीज़ों को इस तरह से लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इस नोटेशन में, तो आपके पास चीज़ें बहुत हैंडी हो जाती हैं। जिस तरह वो पूरी एक इक्वेशन जो थी एक्स वाई प्राइम वाली, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन था हमारे पास तीन कंपोनेंट्स का, आप उसको इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर मैंने एक्स प्राइम यानी कि x1 की इक्वेशन देखनी हो तो x1 प्राइम, और इसका मैं समीशन ले लूँगा A1 और x1 प्लस A1 2 x2 प्लस A1 3 और x3, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई इसकी कि एक्स प्राइम एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चले गए हैं। तो आप इसी तरह एक्स यहाँ पे आई की जगह पे 2 प्लेस करोगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और 3 प्लेस करोगे तो आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की, तो अनप्राइम टू पॉइंट प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमारे पास ये है वो एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर होल्ड करता है, बिल्कुल वही। और याद रहे कि हमने वेक्टर को डिफाइन ही इसी तरह से किया। अल्टरनेटिवली अगर आप जाएं प्राइम से अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास ये है। तो इस केस में भी आप साथ आई जे के यूज़ करोगे, आई के लिए 1 से लेके 3 तक की कोई यूज़ करोगे, और ये भी आई के लिए 1 से 3 तक आप जाओगे। और याद रहे इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ फ़र्क है कि जे पे ही सम है, लेकिन यहाँ पे जे हमारे पास रो इंडेक्स है। मैं आपको शो कर दूं, यहाँ पे देखेंगे कॉलम इंडेक्स है जे का, आई जे है आई जे, और यहाँ पे हमारे पास जे आई है, यहाँ पे हमारे पास रो इंडेक्स है जिसपे ऊपर सम है। तो आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं अन प्राइम से प्राइम में, तो ये हमारे पास यूं जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यूं होगी। और अगर आप जाते हैं आप प्राइम से अन प्राइम में, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में कॉलम पे होगी, क्योंकि इंडेक्स पे किस पे ऊपर है, रो पे, 1 2 3 रो पे। तो आप अगर इसको एक दो इक्वेशन इस तरह से लिख लें, ड्राइव एक्सप्लिसिटली लिख लें, ओपन कर लें इन सम को, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो पहले हम मूव होते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखा। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के बाद फिर हमने देखा कि वेक्टर वो है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है, तो वो हमारे पास वी वेक्टर आ गया। अब हम मूव होते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन टेंसर में। तो इसमें एक्सप्लिसिटली पहले जो दो चीज़ें हैं उनको हम उनको डिफाइन करेंगे, फिर हम जाएंगे सेकंड रैंक टेंसर में। तो पहले आ जाए जीरो रैंक टेंसर। तो जीरो रैंक टेंसर में हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्ट का, और वो इन्वेरिएंट होता है अंडर द रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप रोटेट कर लें कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और आप लेट से ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये रोटेटेड है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उसके सिर्फ जिस क्वांटिटी में आप इंटरेस्टेड हो वो मैस है। तो आप मैस उसका देखें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या मैस देखें आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो आपके पास एक नंबर ही होगा, वो 2 kg है 3 kg है। तो आपके वो रोटेशन करने से वो कोई बदलने वाला नहीं है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं इनवेरिएंस, या फिर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो टेंसर की टर्म में हमारे पास ये है टेंसर ऑफ रैंक जीरो, सिंगल कंपोनेंट। और इसको डिफाइन कर सिंगल कंपोनेंट से हम इसको बता सकते हैं। इसकी जो एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास होती है वो लेंथ ऑफ अ वेक्टर है, या फिर आप डॉट प्रोडक्ट लें। तो डॉट प्रोडक्ट लें आप दो वेक्टर का, वो एक नंबर मिलता है, तो वो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हमारे पास इनवेरिएंट रहता है। तो फर्स्ट रैंक टेंसर सिर्फ वो वेक्टर है, और वेक्टर को हम देख चुके हैं, उसको डिफाइन कर चुके हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करता है वो हमारे पास वेक्टर है, और वेक्टर फर्स्ट रैंक टेंसर सिर्फ वेक्टर ही है। अब जो नई चीज़ है हमारे पास जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं वो है सेकंड रैंक टेंसर।
A tensor of second rank has 9 components. और अगर आप 3 डायमेंशन की बात करें, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास, तो सेकेंड रैंक टेंसर में हमारे पास टोटल 9 कंपोनेंट्स होंगे। और वह कैसी हैं वो देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं एक सिस्टम में टी आई जे हैं, जिस तरह मैंने वी आई बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है। तो इस तरह कंपोनेंट्स इन रोटेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पे बताया था वो है वी आई प्राइम है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टेंसर के कंपोनेंट्स होंगे टी टी आई जे प्राइम टोटल। तो ये रहे मेरे पास एक सिस्टम में कंपोनेंट्स, और ये मेरे पास है रोटेटेड सिस्टम में टेंसर के कंपोनेंट्स हैं। तो अब मैं देखने की ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होल्ड करता है। तो जो हमारे इस इक्वेशन में जो एज यूज हो रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हैं, और वो बिल्कुल वही है वो रोटेशन मैट्रिक्स के लिए जो हम यूज कर रहे थे। ये where a's are the direction cosines in the rotation matrix A। टी के प्राइम एल प्राइम यानी कि अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप जा रहे हैं प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये डबल आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रही है। तो इसमें जो सम है वो डबल है, कि अगर आपको सिर्फ एक के एल चाहिए तो ये बनेगा मेरे पास टी प्राइम, ठीक। और ये मेरे पास लेट्स से मैं इनकी स्पेसिफाई करता हूँ वैल्यूज, के की वैल्यू मान लेते हैं और एल की वैल्यू भी मान लेते हैं। तो ये बस बस टी प्राइम वन प्राइम टी वन वन प्राइम बन जाएगा, और समीशन मेरे पास चला जाएगा आई पे और जे पे, ठीक। ये भी वहाँ से स्टार्ट होगा और ये भी वहाँ स्टार्ट होगा जाएगा 3 तक। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए और के की जगह पे 1, आई के ऊपर समीशन, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ये एल की जगह पे 1 और जे की जगह पे समीशन। तो यहाँ पे हो जाएगा टी आई जे, ठीक। तो ये टोटल बनेंगे हमारे पास 9 कंपोनेंट्स। ये टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आएंगी 9 आएंगी मेरे पास। वो किस तरह से, वो 9 कंपोनेंट बनेगी, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो एक कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास टोटल मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 9, ठीक है। तो ये है टेंसर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो और वो क्वांटिटी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करती है हम उसे कहेंगे ये टेंसर है। आप चाहें तो इसको मजीद ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास पहले जे आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू वेरी होगी 1 से 3 तक, तो तीन वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। फिर दोबारा आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 1 से 3 तक, फिर आपके पास 3 और वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू रन होगी 1 से लेके 3 तक, तो आपके पास 3 और वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो जिस तरह हमारे पास जो एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट था वो इधर 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट था। जितने कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, जितने कंपोनेंट थे आपके, जितने कंपोनेंट से किस में थे, एक्स में, ठीक है। एक्स प्राइम हमारे पास डिपेंडेंट था एक्स पे भी, वाई पे भी और सी पे भी। इधर भी बिल्कुल इसी तरह है कि एक कंपोनेंट अपने सारे वो कॉम्बिनेशन जो थे एक्स वाई जी पे डिपेंडेंट था। इधर हमारे पास जो एक कंपोनेंट है टेंसर का वो अपने पूरे जो 9 कंपोनेंट है कंपोनेंट जो टेंसर का 1 1 1 2 1 3 3 और 2 3 हो गए हमारे पास, 3 3 हो गया, 1 2 हो गए, ठीक है, और 3 1 हो गए, सारे कंपोनेंट्स पे डिपेंड होगा। कंपोनेंट है 9, तो 9 पे एक कंपोनेंट की डिपेंडेंसी है। तो एग्जांपल इसके ले लेते हैं सिंपल कार्टेशियन टेंसर की। और वो ये है कि यू एक हमारे पास है वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स हैं 1 2 3, और वी मेरे पास एक वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं v1 v2 और v3 हैं। तो इन को अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं कि u1 ये एक कंपोनेंट को v1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, फिर v2 के साथ करूं, v3 के साथ करूं, फिर u2 को मल्टीप्लाई करूं v1 के साथ, v2 को v3 के साथ, फिर u3 को मल्टीप्लाई करूं v1 v2 और v3 के साथ, तो मेरे पास ये इनको मैट्रिक्स में अरेंज करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। तो ना ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, या मेरे पास ये है डॉट प्रोडक्ट, बल्कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है जिसमें टर्म बाय टर्म मैंने अकेला अकेला इनको मल्टीप्लाई किया है। तो इसको हम टेंसर प्रोडक्ट भी कहते हैं।
तो ये एक एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है ये हमारे पास सेकंड रैंक टेंसर की एग्जांपल है। तो वो मैंने कैसे देखना है कि ये क्वांटिटी सेकंड रैंक टेंसर है या नहीं है? तो अगेन मैंने चेक करनी होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये क्वांटिटी सेकंड रैंक टेंसर की ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करती है तो ये सेकंड रैंक टेंसर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हम इस तरह से चेक करते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, आपने चेक करना है कि वो बेसिकली फंडामेंटली क्या है, तो आपने देखना होगा कि कौन सी वो ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। अगर ये वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करेगा तो ये वेक्टर होगा। अगर ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करेगा सेकंड रैंक टेंसर की तो ये सेकंड रैंक टेंसर होगा। तो हम देखते हैं इसको कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। वी कैन शो दैट यू वी इज अ सेकंड रैंक टेंसर सिंस यू एंड वी आर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हमारे पास इनकी नोटेशन ही है, ये तो हमारे पास डिफाइन है। तो वेक्टर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करते हैं वो ये हैं कि अनप्राइम कोऑर्डिनेट से अगर आपने प्राइम कोऑर्डिनेट में जाना हो, अनप्राइम कोऑर्डिनेट से अगर आपने प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को, यू के प्राइम प्राइम को। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड ये मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं। और के आई देखें आप के आई हमारे पास इसमें एल जे है और यहाँ पे के आई है। तो ये सम हमारे पास इस सम से इंडिपेंडेंट है। तो आप इसको इसमें आसानी से लेके जा सकते हैं। ये तो जे पे आपके पास सम है, आई तो इसका नामो निशान नहीं है, ये आई पे सम है, यहाँ पे जे नहीं है, तो आप इकट्ठा इनको लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ये सेकेंड रैंक टेंसर कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज हैं, के एल और प्राइम यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास दो इंडस्ट्रीज हैं, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो एज थे। तो इसको अगर आप बिल्कुल देख लें कि ये क्रॉसपॉन्ड करता है कि ये टी आई जे, ये वाली जो कम ये है, ये टी आई जे है, और ये जो हमारे पास है वो एग्जैक्टली इक्वल है टी के एल प्राइम पे। तो ये वही ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करता है, सेकंड एक टेंसर है। तो ये जो दो वेक्टर का डायरेक्ट या टेंसर प्रोडक्ट हमारे पास होता है सेकंड रैंक टेंसर। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये सेकंड रैंक टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो इसी तरह अगर आपके पास फोर्थ रैंक टेंसर है तो फोर्थ रैंक टेंसर में हमारे पास फोर एज अपेयर होंगे, इनके इंडस्ट्रीज टोटल फोर होंगे, और हमारे पास जो कोसाइंस के कोसाइन एंगल के जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस है एज, वो फोर एज होंगे। और अगर हमारे पास nth रैंक टेंसर है तो उसके n इंडस्ट्रीज होंगे और n एज होंगे।